तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आज के इस नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी यही दुआ है आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। दोस्तों, आज की कहानी आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी, हिला कर रख देगी, क्योंकि आपको इस कहानी में एक माँ का असली रूप, असली चेहरा देखने को मिलेगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद भी आएगी। और बहुत दर्द भरी ये कहानी है, पूरा सुनकर ज़रूर जाइएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है। आप लोगों के सपोर्ट की, आप लोगों के प्यार की इस चैनल पर मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके नाम ले सकूँ। बात है जनवरी 2024 की। शुरुआत में एक ऐसी खबर सामने आती है जिसने हर एक किसी को हैरान कर दिया। और ये ख़बर एक माँ ने अपने ही 4 साल के मासूम बेटे का कत्ल कर दिया था। और जिस माँ पर मर्डर का आरोप लगा था, वो माँ कोई मामूली माँ नहीं थी, कोई मामूली औरत नहीं थी, बल्कि एक टेढ़ा साइंटिस्ट और एक बड़ी कंपनी की CEO थी। आखिर इस औरत ने अपने ही बेटे को क्यों मारा था, और पुलिस ने इस केस को कैसे लिया, कैसे उसे गिरफ्तार किया, और 4 साल के मासूम बच्चे को मारने की ऐसी कौन सी वजह थी जो मासूमियत का कत्ल कर दिया गया। चलिए जानेंगे आज की इस कहानी में। और ये कहानी हाल ही में सुर्खियों में रहने वाली सूचना सेठ केस की है। सूचना सेठ बंगाल की रहने वाली थी। सूचना ने अपनी पढ़ाई कोलकाता से की थी और आगे चलकर इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर की फील्ड में अपना करियर बनाने का फ़ैसला किया था। और ये पेशे से AI एथिक्स एक्सपर्ट और डेटा साइंटिस्ट है। बेंगलुरु में रहकर काम कर रही सूचना सेठ रात के लगभग 11:30 बजे गोवा के कलगुंड बीच के पास सोन बनियान ग्रैंड सर्विस अपार्टमेंट होटल में एंट्री करती है। और सूचना ने ये होटल पिछले ही दिनों में 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक के लिए बुक किया था। और बुकिंग के हिसाब से सूचना को इस होटल में 10 जनवरी तक रुकना था। मगर अचानक 7 जनवरी को रात के लगभग 9:10 पर सूचना होटल के काउंटर पर फ़ोन करती है और कहती है कि मैं अभी ही इस होटल को, इसी वक्त मुझे निकलना है, मैं निकलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे एक अर्जेंट ज़रूरी काम के सिलसिले में बेंगलुरु जाना है। अब सूचना की बात सुनकर होटल स्टाफ सूचना से कहता है कि आप जब चाहें मैम, आप यहाँ से जा सकती हैं। और इस बात पर सूचना जवाब देती है, मैं अभी ही जाना चाहती हूँ फ़ौरन, और मुझे बेंगलुरु तक जाने के लिए एक टैक्सी भी चाहिए, आप अरेंज करके दो। अब होटल स्टाफ का एक मेंबर सूचना को जवाब देता है कि टैक्सी से बेंगलुरु तक जाना काफ़ी महंगा भी होगा मैम, और जिसमें काफ़ी टाइम भी लगेगा। इससे बेहतर है कि आप फ़्लाइट से चली जाओ, आपका टाइम भी बचेगा। अब होटल स्टाफ के समझाने के बावजूद सूचना एक ही ज़िद करती रहती है कि जितनी जल्दी हो सके आप मुझे एक टैक्सी का इंतज़ाम करके दो और मैं टैक्सी से ही जाऊंगी। अब सूचना की इस ज़िद के बाद होटल वाले एक टैक्सी ड्राइवर को कॉल करते हैं। और पहले तो कई टैक्सी वाले जो हैं बेंगलुरु जाने से मना कर देते हैं, दूर था काफ़ी। मगर रॉय जॉन डिसूज़ा नाम का एक टैक्सी ड्राइवर बेंगलुरु जाने के लिए रेडी हो जाता है। मगर वो ड्राइवर बदले में 30,000 रुपये की मांग करता है। और इस बात की इन्फॉर्मेशन होटल स्टाफ सूचना को देता है। अब जवाब में सूचना कहती है, पैसों की कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, बस मुझे टैक्सी दिलवा दो। अब किराया तय हो जाने के बाद डिसूज़ा थोड़ी देर बाद अपनी कार लेकर होटल तक पहुंच जाता है जहां सूचना थी। और थोड़ी देर बाद सूचना भी अपने लगेज के साथ होटल के बाहर आ जाती है, बल्कि उसने ही लगेज निकाला था। रात के लगभग 1 बजे ड्राइवर अपनी इनोवा कार में सूचना को बिठाकर बेंगलुरु के लिए निकल जाता है। साथ में एक क्रू ड्राइवर भी था उसके। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। सबको पता ही होगा, जब कोई गेस्ट होटल से निकल जाता है तब उसके कमरे की साफ़ सफाई की जाती है, ताकि दूसरा गेस्ट अगर आए तो आराम से वहाँ पर रुक सके, कंफर्टेबल फील कर सके। जिस कमरे में सूचना रुकी थी उस कमरे में भी सफाई के लिए होटल का ही एक एम्प्लॉय जाता है। जब होटल का एम्प्लॉय सफाई करने के लिए काम शुरू करता है, साफ़ सफाई का, तभी उसकी नज़र कमरे के फर्श पर कुछ लाल धब्बों पर पड़ती है, निशानों पर लाल। अब इसे देखकर कर्मचारी को लगता है कि शायद ये खून के कतरे धब्बे हो सकते हैं, इसलिए वो इस बात की जानकारी
होटल के मैनेजर को देता है। मैनेजर भी जाकर कमरे को चेक करते हैं। अब जैसे ही मैनेजर इन निशानों को देखते हैं, लाल लाल निशानों को, वो फ़ौरन ही कलंकपुर पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके मौजूद खून के धब्बों की जानकारी वहाँ की पुलिस को देते हैं कि ऐसे ऐसे ये बात हुई है यहाँ पर। अब जब पुलिस की टीम मौके पर पहुँचती है, पुलिस की टीम कमरे को चेक करती है, देखती है, तो वहाँ उनको भी वो धब्बे फर्श पर दिखाई देते हैं। और इसके बाद पुलिस वाले होटल के सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं। अब जब सीसीटीवी फुटेज को दोस्तों चेक किया जाता है, उसमें दिखाई देता है कि सूचना जब होटल में एंटर हो रही थी तब उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, मगर जब वो रात के लगभग 1 बजे होटल से बाहर निकलती है डिसूज़ा के साथ, तो उसके साथ बच्चा नहीं था, सिर्फ लगेज था। अब इतना देखते ही पुलिस वाले सूचना को फ़ौरन कॉल करते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, मगर सूचना का मोबाइल जो था वो स्विच ऑफ जा रहा था। इसके बाद पुलिस वाले होटल से उस ड्राइवर का नंबर लेते हैं, डिसूज़ा का, जो ड्राइवर सूचना को अपनी कार में बेंगलुरु तक लेकर जा रहा था, क्योंकि होटल स्टाफ के पास ही उसका नंबर था। अब पुलिस ड्राइवर को कॉल करती है और ड्राइवर से कहती है कि अपना फ़ोन पैसेंजर को दो। वो ड्राइवर फ़ोन सूचना को दे देता है। जब पुलिस वाले सूचना से बात करते हैं और पूछते हैं कि आपके साथ आपका एक छोटा बच्चा था, आपके साथ होटल के अंदर एंटर हुआ था, मगर वापस जाते वक्त उसे किसी ने नहीं देखा, तो आप बताइए आपका बच्चा कहाँ है। इस पर सूचना बड़े ही आराम से जवाब देती है कि मैं अपने बच्चे को शाम के वक्त अपने एक रिश्तेदार के घर पे छोड़कर आ गई थी। अब पुलिस वाले सूचना से रिश्तेदार का एड्रेस मांगते हैं जहां उसने अपने बेटे को छोड़ने का दावा किया था। अब पुलिस के कहने पर सूचना पुलिस वालों को वो एड्रेस देती है रिश्तेदार के घर का। इसके बाद फ़ौरन पुलिस सूचना के दिए गए उस एड्रेस पर पहुंचती है और वहाँ की पुलिस को पहले तो कांटेक्ट करती है और उसके बाद वहाँ की पुलिस उस एड्रेस पर जाती है, तो पता चलता है कि वहाँ कोई बच्चा है ही नहीं। अब पुलिस वाले सूचना के दिए गए एड्रेस पर जब जाकर पता लगाते हैं सबसे पहले, तो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में तो ये पता चलता है कि सूचना ने जो एड्रेस पुलिस वालों को दिया था वो एड्रेस एक फ़र्ज़ी एड्रेस था। और इसके बाद पुलिस वालों को लगने लगता है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। इसलिए अब एक बार फिर से पुलिस वाले कार ड्राइवर डिसूज़ा को फ़ोन करते हैं और उससे कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम कार को लेकर, जितना कोई करीब अगर कोई पुलिस स्टेशन है तो वहाँ पर चले जाओ, मगर इस बात की भनक पीछे सूचना सेठ को नहीं लगनी चाहिए। जैसे कि पुलिस वाले ने ड्राइवर को ऑर्डर दिया था, ड्राइवर डिसूज़ा वैसा ही करता है। थोड़ी दूर चलने के बाद सूचना से ड्राइवर कहता है कि आगे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है और प्रॉब्लम हो सकती है। तब वो कहती है कोई बात नहीं, हम रुक सकते हैं आराम से। अब इसके बाद डिसूज़ा एक होटल में रुकता है, वहाँ पर एक गार्ड से पता करता है कि यहाँ पर कोई पास में कोई पुलिस स्टेशन है। तब गार्ड बताता है हाँ, यहाँ पर एक करीब में ही पुलिस थाना है चित्रदुर्गा इलाके में। और यहाँ पर जाके वो पहुंचता है उस पुलिस स्टेशन पर। कार से उतरकर पुलिस वाले को बुलाता है अंदर से और इंस्पेक्टर की बात यानी कि गोवा पुलिस के अधिकारी से करवा देता है। अब गोवा पुलिस के अधिकारी आमांगला पुलिस स्टेशन के अधिकारियों से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप इस महिला के सामान की तलाशी लो, इसके पास जो कुछ भी है उसे अच्छे से देखो। जब पुलिस वाले सूचना के सामान की तलाशी लेना शुरू करते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। डिसूज़ा भी वहीं पर मौजूद था। पुलिस वाले के कहने पर सूचना अपना बड़ा सा बैग खोलती है। पहले उसमें कुछ कपड़े दिखाई देते हैं, उसके नीचे खिलौना नज़र आता है बच्चे का, और ये खिलौना सूचना सेठ के बेटे का ही था। जब सारा सामान बैग से बाहर निकल आता है तो बैग के सबसे नीचे 4 साल के मासूम बच्चे की बॉडी दिखाई देती है। जब पुलिस वाले सूचना से पूछते हैं कि ये बच्चा कौन है और इसे किसने मारा है, किसने इसकी हत्या की है, तो जवाब में सूचना कहती है कि ये मेरा बेटा है और इसे किसने मारा है मैं नहीं जानती। फ़ौरन इस बात की इन्फॉर्मेशन गोवा पुलिस को दी जाती है और फिर सूचना को कर्नाटक में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है।
कर्नाटक में सूचना की गिरफ्तारी के बाद गोवा पुलिस की एक टीम कर्नाटक पहुंचती है और फिर वहां से सूचना को कर्नाटक पुलिस अपनी हिरासत में लेती है। फिर आगे उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां से उसे पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात का पता लगाना था कि इस मर्डर का मोटिव क्या था, वजह क्या थी। एक माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है, इसलिए पुलिस वाले सूचना से पूछताछ करते हैं। शुरुआती पूछताछ में ही सूचना कहती है, मुझे नहीं पता मेरे बेटे की हत्या किसने की है, क्योंकि जब मैं सोने गई थी तो मेरा बेटा ज़िंदा था और जब मैं सोकर उठी तो मेरा बेटा जो था वो मर चुका था और इसलिए मैं इसे ले गई। मैं अपने बच्चे को अपने बैग में भर कर अपने साथ लेकर जा रही थी, क्योंकि मैं हमेशा अपने बच्चे के साथ रह सकूं, उसके साथ उसे अपने पास रख सकूं। आपको जानकर हैरानी होगी, पुलिस वाले लगभग 10 से 12 दिनों तक लगातार सूचना से पूछताछ करते रहे, पूछते रहे, मगर सूचना लगातार एक ही बात को बार बार दोहराती कि उसे नहीं पता कि उसके बेटे की हत्या किसने की है। वो खुद को बेकसूर साबित करती रही। भले ही सूचना खुद को बेकसूर बता रही थी, मगर जब बच्चे का पोस्टमार्टम किया जाता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ये पता लगता है कि लगभग 36 घंटे पहले ही बच्चे की हत्या हुई है। तकिए से मुंह दबाकर या फिर गला घोंटकर उसे मारा गया था। मतलब कि जिस समय बच्चे की हत्या की गई उस वक्त बच्चा अपनी माँ के पास यानी सूचना के पास था। अब जब कई दिनों की मेहनत के बावजूद सूचना कोई भी जानकारी नहीं देती, पुलिस को नहीं बताती, तो आगे की पूछताछ के लिए पुलिस वाले कुछ जाने माने साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट की मदद लेते हैं, बुलाते हैं उन्हें, ताकि सूचना से सटीक और सही जानकारी निकलवाई जा सके, सच उगलवाया जा सके। मगर उन लोगों की भी मेहनत जो थी वो बेकार गई। हालांकि इस बीच पुलिस को उस कमरे से कई ऐसे अहम सबूत मिले थे जिससे इस बात का पक्का था कि उसी कमरे में बच्चे की हत्या की गई थी। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आता है उस कमरे में सूचना के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति ने एंट्री ही नहीं की। सीसीटीवी फुटेज से भी ये साबित हुआ। ऐसे में सूचना का ये कहना था कि किसी और ने उसके बेटे की हत्या की है। अब ये कैसे मुमकिन था? जब सूचना पुलिस के सामने अपनी ज़बान नहीं खोलती तो तब आगे की पूछताछ के लिए सूचना के हस्बैंड को भी शामिल किया जाता है और दोनों हस्बैंड वाइफ से आमने सामने बिठाकर पुलिस जो है वो पूछताछ करती है। हालांकि इससे भी कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं होती, लेकिन कुछ खुलासे ज़रूर होते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हुए पुलिस वाले सूचना और उसके हस्बैंड वेंकट रमन की कुंडली को खंगालना शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि सूचना का हस्बैंड रमन केरल का रहने वाला था और इन दोनों की मुलाकात जॉब के दिनों में हुई थी। फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और 2010 में इनकी शादी हो गई। शादी के कई साल बाद उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ और बेटे के जन्म के बाद दोनों का रिश्ता बनने के बजाय बिगड़ने लगता है और धीरे धीरे हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि दोनों 2023 में फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर देते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स भी हो जाता है, लगभग तय ही हो चुका था। मगर मामला बेटे की कस्टडी को लेकर अटका हुआ था थोड़ा सा। सूचना चाह रही थी बेटा उसके साथ रहे, जबकि उसका पिता रमन चाहता था कि बेटे की कस्टडी उसे मिले और इस बात को लेकर लंबे वक्त से कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी। सूचना और रमन के बीच बात इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, सूचना रमन को बेटे से मिलने भी नहीं दिया करती थी। रमन चाहता था अपने बेटे से बात करे। अब इस बात को लेकर रमन कोर्ट में केस कर देता है। फिर वहाँ से फैसला सुनाया जाता है कि हर संडे रमन अपने बेटे से मिल सकता है। कोर्ट रमन को महीने का 20,000 रुपये गुजारा भत्ता के रूप में सूचना को देने का आदेश देता है और इस फैसले के बाद 10 दिसंबर 2023 को रमन अपने बेटे से मुलाकात करता है। मगर इसके बाद 4-5 संडे ऐसे ही निकल जाते हैं और रमन चाहकर भी अपने बेटे से मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि कोई ना कोई बहाना करके सूचना अपने बेटे को लेकर बेंगलुरु से निकल जाया करती थी, कहीं बाहर चली जाया करती थी और रमन अपने बेटे से ना मिल पाए
इसलिए 31 दिसंबर 2023 को सूचना अपने बेटे के साथ बेंगलुरु से गोवा आ जाती है। यहाँ वो लगभग 3 दिनों तक अलग अलग जगह पर घूमती है, फिर होटल में रहकर वापस बेंगलुरु चली जाती है और फिर 4 दिन बाद ही एक बार फिर से बेटे को लेकर गोवा आती है और 6 तारीख की रात को होटल में एंट्री करती है, जैसे कि मैंने बताया था शुरू में आपको। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बॉडी मिलने के लगभग 36 घंटे पहले ही बच्चे की हत्या कर दी गई थी। अब दोस्तों, इस हिसाब से होटल में एंट्री करने के 2 घंटे बाद ही सूचना अपने बेटे का यानी कि मासूम का कत्ल करती है और फिर अगले 18 घंटे तक वो डेड बॉडी के साथ होटल के कमरे में बंद रहती है। इस दौरान सूचना ने ना तो खाने के लिए कुछ बाहर से ऑर्डर किया और ना ही किसी से बात की। हालांकि इस बीच जब लगातार बेटे से मिलने के लिए सूचना का हस्बैंड रमन सूचना को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, तो जवाब में सूचना एक मैसेज करती है कि तुम संडे को अपने बेटे से मिल सकते हो, यानी कि अगले संडे को। हालांकि ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी, संडे आने से पहले ही। इस पूरे केस में सूचना का रवैया शुरू से बड़ा ही अजीब लगता है, इसलिए कुछ लोग दावा करने लगते हैं कि शायद हो सकता है सूचना मानसिक तौर पर फिट ना हो और उसने जो कुछ भी किया है बच्चे के साथ शायद पागलपन में किया है। इसलिए गोवा पुलिस एक्सपर्ट की हेल्प लेती है। सूचना के मानसिक संतुलन के टेस्ट किए जाते हैं और इस आधार पर अदालत में एक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा जाता है कि मानसिक तौर पर सूचना बिल्कुल फिट है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब इस केस की मौजूदा स्थिति की बात करें दोस्तों, तो अब तक सूचना ने एक बार भी बच्चे की हत्या करने की बात कबूल नहीं की है। इस बीच मार्च 2024 में सूचना के पिता जय सेठ ने गोवा की एक अदालत में याचिका दायर करते हुए कहा कि सूचना सेठ की मेंटली हालत ठीक नहीं है और उसकी जांच डॉक्टर के एक पैनल में करवाई जाए और इसी आधार पर इस मुकदमे की स्थिति तय की जाए। अब गोवा पुलिस इस मांग का विरोध करती रही। इसके बावजूद 4 मार्च 2024 को गोवा की स्थानीय अदालत ने सूचना की मानसिक स्थिति की जांच के लिए पैनल गठित करने का आदेश दे दिया था। अब इसके बाद अब आगे डॉक्टरों की टीम जो भी रिपोर्ट पेश करेगी उस आधार पर सूचना का भी जो है भविष्य तय होगा। वैसे कुछ लोगों का ये भी कहना है सूचना एक हाईली क्वालिफाइड महिला है, इंटेलिजेंट है, इसलिए उसे पता है कि कैसे बचा जा सकता है, उसे सारे पैतरे मालूम हैं, इसलिए वो नाटक कर रही है। हो सकता है सच्चाई क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और एक्सपर्ट की माने तो अगर सूचना मानसिक तौर पर बीमार पाई जाती है तो बेटे की हत्या करने के बावजूद वो सभी कानूनी कार्रवाई से बच सकती है या फिर बड़ी ही मामूली सज़ा उसे मिलेगी। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा आने वाला। मगर आपकी जो भी राय हो इस कहानी को लेकर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कहानी आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। कहानी बहुत दुख भरी थी, तकलीफ़ पहुंचाने वाली कहानी थी। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी एक सीख भी देगी और थोड़ी सी तकलीफ़ भी देगी। तो एंड में आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नया चैनल है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी आने वाले नए किसी एपिसोड में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद। कर दो कैमरा ऑफ कर दो।